हेलो एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग यार एडिटिविटी ऑफ चार्ज से शुरू करने वाले हैं। इससे पहले तक हम लोग पढ़ लिए हुए थे। यह है हमारा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज जो है क्या कहना चाह रहा है इस बात को समझते हैं। We have not as yet given a quantitative definition of a charge. We shall follow it up in the next section. We shall tentatively assume that this can be done and proceed. If a system contains 2-point charges Q1 and Q2, the total charge of the system is obtained simply by adding algebraically Q1 and Q2, that is, charges add up like real numbers or their scalars like the mass of a body. देखिए, अगर हम यहाँ तक की बातों को आपको बताएं तो यार जब हम चार्ज के बारे में बात कर रहे थे ना, तो जो चार्ज का एक डेफिनेशन होता है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है ना, नंबर के बेसिस का डेफिनेशन। जैसे अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, तो नंबर मतलब नंबर का जो डेफिनेशन हुआ न्यूमेरिकल फॉर्म में है ना, वो डेफिनेशन क्या हुआ। तो वी हैव तो इस चीज़ को हम लोग देखे नहीं थे और इसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में फॉलो अप करते हैं। और हम लोग ना वी शैल टेंटेटिवली अज्यूम दैट दिस कैन बी डन एंड प्रोसीड। अब जैसे मान लीजिए, इतना बात तो कोई काम का है नहीं, फालतू का बात है। अब यहाँ से समझते हैं कि एक सिस्टम है। सिस्टम का हम ऐसे मतलब समझते हैं मेरे भाई कि ना, सिस्टम अगर हमको नहीं समझ आ रहा तो हम ना एक टेबल समझ लेते। ठीक है, एक टेबल ले लेते। ठीक है, और टेबल के ऊपर ना हम कुछ चार्जेज रख देते। जैसे मान लीजिए कि Q1, Q2, Q3। अगर मेरे से कोई पूछेगा कि इस टेबल के ऊपर टोटल कुल कितना चार्ज है, तो कुल चार्ज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही बात तो हम बोलेंगे। वही बात हमारा बुक भी बोल रहा है कि एक सिस्टम है कंटेन्स 2 पॉइंट चार्जेज। एक सिस्टम में 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2। तो जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम का वो हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपली उसको जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, सिंपली उसको ऐड कर लेंगे। जैसे हमसे कोई पूछा कि टेबल पे कितना चार्ज है, तो हमने यार टेबल को एक सिस्टम मान लिया। ठीक है, तो इस बात को सबसे पहले आपको करना क्या है, तो अंडरलाइन कर लीजिए कि इफ अ सिस्टम इफ अ सिस्टम कंटेन्स 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, तो जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम का इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग अल्जेब्रिकली का क्या मतलब हुआ, जो प्लस का साइन है उसको प्लस के साथ जोड़ दो, माइनस वाले माइनस के साथ जोड़ो, है। मतलब इस बात का अगर हम एक पॉइंट में कंक्लूजन बोलना चाहें, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो चार्ज है वो रियल नंबर की तरह ऐड करते हैं। ठीक है, और वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब चार्ज कैसा क्वांटिटी है यार, तो जो चार्ज जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसा क्वांटिटी है, ध्यान में रहे, चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मास स्केलर है, जस्ट लाइक चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि कोई सिस्टम है, जैसे हम टेबल का एग्जांपल हम आपको सिस्टम से समझा रहे हैं। तो मान लीजिए कि उस टेबल के ऊपर ना n चार्जेज है। ठीक है, उसी बात को हम ऐसे समझते हैं कि किसी सिस्टम के ऊपर n चार्जेज है, और वो जो चार्ज है जस्ट लाइक Q1 है, Q2 है, Q3 है, वहां से लेके Qn तक है। तो जो टोटल चार्ज है उस सिस्टम के ऊपर, जो टोटल चार्ज है टेबल के ऊपर, वो कितना होगा, तो यार सिंपली ऐड कर लेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn। ठीक है, अच्छा, क्या चार्ज के पास मैग्नीट्यूड होता है? मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, अगर हमसे आप पूछोगे कि भाई ये जो मैग्नीट्यूड बोल रहे हो, इस मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, तो यार मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है मैग्नीट्यूड का मतलब, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो चलिए कि चार्ज के पास में मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन यार इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। चार्ज के पास मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। और सिमिलर टू मास, मास के साथ भी ऐसा ही है कि मास के पास में मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता। अच्छा, कुछ यार डिफरेंसेज हैं। ठीक है, मास और चार्ज के बीच में क्या है, कुछ डिफरेंस है मास और चार्ज के बीच में।
ठीक है। क्या डिफरेंस है कि जो मास होता है किसी बॉडी का वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मास जो है वो क्या होता है यार, तो मास हमेशा पॉजिटिव होता है। बट जो चार्जेज है, देखिए मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो चार्ज है ये पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता। तो ये एक डिफरेंस है, काफी काम का डिफरेंस हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो जब हम चार्ज को ऐड करते रहते हैं तो प्रॉपर साइन हमको यूज करना होता है कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। एज फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि यहाँ पे कुछ चार्ज दिया है +1 +2 -3 +4 और -5, तो इसको ऐड आप कैसे करोगे, तो यार +1 +2 है ना, -3 +4 -5 कुछ इस तरीके से आप ऐड करोगे। मीन्स विथ साइन आपको एडिशन करना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैग्नीट्यूडियल वैल्यू को ले लीजिए विदाउट साइन, मतलब आप ऐसे नहीं ऐड कर सकते कि 1 +2 +3 +4 +5, ऐसा नहीं करना। जिसका जो साइन है वो उसके पीछे आएगा। ठीक है। यही है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड। ये काफी अच्छा सा ये पॉइंट है, इसमें कुछ बात है जो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड भी बात है, तो इस बात को भी हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्या बात है जो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो चलिए पहले इसको हम समझते हैं पढ़ के। We have already hinted to the fact that when bodies are charged by rubbing, there is a transfer of electrons from one body to the other. No new charges are either created or destroyed. तो यार इतना सा जो बात है, ये वाला बात हम लोगों को पहले से पता है, तो इसीलिए ये बोल रहा है कि इस तथ्य से, इस फैक्ट से आप पहले से हिंटेड हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी बॉडी को हम चार्ज करते हैं, कैसे चार्ज करेंगे, तो यार रबिंग के माध्यम से हम चार्ज करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है कहाँ से, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। क्या कोई नया चार्ज का क्रिएशन होता है, तो कोई भी नया चार्ज का क्रिएशन नहीं होता, ना ही किसी चार्ज का डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है। मतलब केवल और केवल क्या होता है, तो ट्रांसफरिंग होता है। तो इतना के बारे में अगर हम बोले तो हम यहाँ पे कैचेस के बारे में बताए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एनसीईआरटी बुक है यह हमको बता रहा है कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज। कौन सा कंसेप्ट, तो यार कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज। ठीक है। अच्छा, a picture of particles of electric charge enable us to understand the idea of conservation of charge. When we rub two bodies, what one body gains in the charge, the other body loses. क्या बोल रहा है कि a picture of particles, मतलब मान लीजिए ना कि बहुत सा इलेक्ट्रिक चार्ज आपको यहाँ पे कहीं पे दे दिया जाए। ठीक है। और ये आपको ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो कंसेप्ट है इस बात को समझाता है। और क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी दो बॉडी को रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो एक बॉडी जो चार्ज गेन करता है वो कौन सा चार्ज होता है, तो जो दूसरा बॉडी लॉस करता है, डेट चार्ज गेन बाय द अनदर बॉडी। अगर हम किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं, विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, और उस आइसोलेटेड सिस्टम में बहुत से चार्ज बॉडीज हैं। ठीक है। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है यार, जैसे इस बात को ना हम कोविड से अगर हम आपको एग्जांपल देके समझाएं, तो बोला क्या जाता था कि खुद को आइसोलेट कर लो, है ना, ऐसा बोला जाता था ना। मतलब जब क्वारंटाइन करते थे, तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि ना ही कोई अंदर से बाहर जा सकता, ना ही कोई बाहर से अंदर जा सकता। तो वही बोल रहा है कि अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, और यार ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है ये बहुत से चार्ज से बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कि 2Q -3Q +4Q, ऐसा बहुत से चार्ज से बना हुआ है। तो विद इन, या कोई हो सकता है कि जीरो चार्ज भी हो, 0Q हो, है ना, ऐसा भी कुछ हो। तो कंसिस्टिंग ऑफ मेनी चार्ज बॉडीज। तो ड्यू टू क्या बोल रहा है, इंटरएक्शंस अमॉन्ग द बॉडीज, इन बॉडी के बीच में इंटरएक्शंस होते हैं और चार्ज क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, आपस में बट जाता है। ठीक है। बट इट इज फाउंड डेट
लेकिन ऐसा पाया जाता कि जो टोटल चार्ज है आइसोलेटेड सिस्टम का ये हमेशा कंजर्व्ड होता है। इस बात का क्या मतलब हुआ कि अगर हम इसका टोटल चार्ज देखें तो 2q और माइनस के 3q मीन्स माइनस क्यू और प्लस के 4q, 3q और प्लस के 0q। तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना हो गया यार? तो टोटल हो गया 3q। ये चार्जेज ये सब बॉडी आपस में इंटरेक्शन होने के बाद में एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो सकते हैं जब तक कि इनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। लेकिन लेकिन क्या हो सकता है कि क्या इसमें कुछ नया चार्ज बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। टोटल चार्ज कंजर्व्ड होता है, जितना पहले था उतना ही आगे रहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एक्सपेरिमेंटली एस्टेब्लिश्ड किया गया था। ठीक है। अच्छा, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरिड बाय एनी आइसोलेटेड सिस्टम थ्रू अ सिस्टम ऑल्दो द चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स में बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। क्या बोल रहे हैं? ये संभव नहीं है कि नेट चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय किया जाए। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरिड बाय एनी आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज का क्या मतलब होता है यार? टोटल चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? नेट चार्ज। तो ये नेट चार्ज है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? टोटल चार्ज। क्या बोलते हैं? टोटल चार्ज। ठीक है। तो यही बोल रहा है कि यह संभव नहीं है टू क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करना नेट चार्ज को कैरिड बाय एनी आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है? 3q है। तो क्या हम इस 3q को क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि जो चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स है वो क्रिएट और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि इस बॉडी और इस बॉडी को हम टच कराएं, डायरेक्ट रबिंग करके ना हम एक वायर के थ्रू टच कराते तो ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज होगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है। तो ये जो वायर है इसको हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो ओवरऑल चार्जेस हैं इनको हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इस बात को भी अंडरलाइन कर लीजिए कि इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरिड बाय एनी आइसोलेटेड सिस्टम ऑल्दो द चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स में बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है। अगला जो बात है यार, ये रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट है। ठीक है। डिस्ट्रॉयड इन ए प्रोसेस है। अब ये जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये रेडियो एक्टिविटी का लाइन है। तो समझिएगा, आपका ये पहला चैप्टर जरूर है, बट ये वाला चीजें भी आपको पढ़ना है। ठीक है। तो आगे पढ़ना है। वैसे रेडियो एक्टिविटी को सिलेबस से भी हटाया गया है, बट ठीक है, कोई बात नहीं है। हम इसको आपको समझाएंगे कि एक्चुअल में इसका क्या मतलब है। पहले चलिए हमने इसको समझाते हैं। थोड़ा सा अटपटा सा यह लाइन है, देखते हैं पहले क्या क्या बोला जा रहा है। तो बोल रहा है आपको, समटाइम्स नेचर क्रिएट्स चार्ज पार्टिकल, अ न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। बोल रहा है कि जो न्यूट्रॉन है ये क्या होता है? टर्न कर जाता है, बदल जाता है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में। ठीक है। द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दैट क्रिएटेड हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड टोटल चार्ज इज जीरो बिफोर एंड आफ्टर द क्रिएशन। ये वाला जो बात है आपको मतलब थोड़ा सा ऊपर है अभी के हिसाब से, है ना? बट देखिए हम आपको इसको समझाते हैं। पहले आप इसको समझिएगा, एक्स्ट्रा है। ठीक है। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पॉइंट में काउंट कीजिएगा इसको। ठीक है एनसीईआरटी का पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, बट फिर भी जैसे ना हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की। अगर हमको इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना हो तो यार हम कैसे करते हैं? E0-1। ठीक है। या हम इसको बोल देते E-। ठीक है। अच्छा, और हम इसको क्या बोलते हैं यार? तो और हम इसको बोलते हैं बीटा रे। क्या बोलते हैं? बीटा रे। या हम इसको क्या बोल देते? बीटा माइनस रे। ये भी बात हम इसको बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, बीटा माइनस रे। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम ऐसे चीज को बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस। अब अगर हम बेसिक सा स्ट्रक्चर को समझें यार, तो अगर हम इसको न्यूक्लियस बोल दें
तो यहाँ पे होगा प्रोटॉन और यहाँ पे होगा न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। तो इलेक्ट्रॉन है भाई आउटर मोस्ट सेल में। ये वाला जो सेल है ये तो आउटर मोस्ट सेल है। क्या है? आउटर मोस्ट सेल है ना? आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, या ऑर्बिट, ठीक है। अरे सॉरी यार, देखिए तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में हम क्या लिख दिए कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन आया? थोड़ा सा हम आपको पीरियोडिक टेबल की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। और इस पीरियोडिक टेबल में ना, यहाँ से जो ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, इसको देखो, ये वाला दिख रहा है आपको, पोलोनियम। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे भाई मेरे किधर भाग गया? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक सेकेंड। चलो इससे मैं दिखाते आपको हम। हाँ, ये देखो, ये है पोलोनियम। यार 83 तक में ये वाला कहानी नहीं होता। ये मेनली रूप से ना हेवी एटम के केस में होता है कि उनका जो न्यूक्लियस है वो टूटता है। पोलोनियम के केस में, ठीक है, हेवी एटम यहाँ से शुरू हो जाता है जिनको हम लोग रेडियो एक्टिव एटम भी बोलते हैं, तो उसके केस में ये शुरू होता है, ठीक है। तो पोलोनियम का जो न्यूक्लियस है वो बेसिकली ब्रेक करता है, इसीलिए हम आपको पीरियोडिक टेबल पे लेकर के आए थे, ठीक है। अब आइए अपने मेन से कंसेप्ट पे। तो ये टूटने के बाद ना, यहाँ से कैसे टूटता है हम आपको ये बात समझाते हैं। तो यहाँ पे यार जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन हम आपको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन, ये जो न्यूट्रॉन है इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं। तो ये न्यूट्रॉन ना फर्दर ब्रेक करते हैं क्या चीज में? इलेक्ट्रॉन में। क्या चीज में? इलेक्ट्रॉन में। और क्या चीज में? तो प्रोटॉन में, ठीक है, प्रोटॉन में। और क्या चीज में? तो एंटी न्यूट्रिनो में। क्या चीज में? एंटी न्यूट्रिनो में। थोड़ा सा आपको ऊपर लग रहा होगा। और ये क्या है यार, ये कहाँ पे ये कहानी हो रहा है? तो ये वाला जो कहानी है, न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस ऑफ एटम। कौन सा एटम भाई? कोई भी एटम क्या? नहीं मेरे भाई, या हम इसको बोल देते हैं रेडियो एक्टिव एटम। क्या बोल रहे हैं? रेडियो एक्टिव एटम। हर एक एटम में ये कहानी नहीं होता है, ये होता है रेडियो एक्टिव एटम के केस में, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये हेवी एटम में जो है न्यूक्लियस ब्रेक करता है, और ये जो न्यूट्रॉन है ये फर्दर टूटता है क्या क्या चीज में? इलेक्ट्रॉन में। और यही जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसी बात को हम बोले थे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस, और इसी को हम बोलते हैं बीटा रे, ठीक है। या हम इसको क्या बोल देते? इसको हम बोल देते फ्लो ऑफ ई। फ्लो ऑफ ई 0 - 1 रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, है ना? कहाँ से? तो फ्रॉम। फ्रॉम हम इसको क्या बोल देते? न्यूक्लियस। क्या बोलते? न्यूक्लियस। या हम इसको क्या बोल देते हैं यार? तो या हम इसको बोल देते हैं कैथोड रे, भी हम इस चीज को बोलते हैं। तो ये कहानी आपको समझ में आता। अब आप बोलोगे कि अरे ये क्या सब बता दिए, है ना, ये क्या सब बता दिए। तो हम यार इसी का प्रूफ के लिए क्या किए, हम इसी चीज को हम 2 बार गूगल से भी पूछ लिए। अब देखिए गूगल से हम पूछें तो गूगल हमको क्या जवाब देता है, ठीक है। तो गूगल यार जवाब देता है कि द चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स में बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। जब आप इसमें जाएंगे तो ये क्या क्या बोलेगा कि बीटा डीके को देखिए। एज मेंशन्ड अर्लियर, अ न्यूट्रॉन डिकेज इनटू अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो विथ चार्ज बैलेंसिंग आउट। ये तो इसका हो गया, हम बैलेंसिंग भी आपको दिखाते हैं। और हम आते हैं एक बार चैट जीपीटी से भी यही बात को पूछ लिए। तो क्या लिखे हैं? समटाइम्स नेचर क्रिएट चार्ज पार्टिकल्स। तो एनसीईआरटी का लाइन है, वो इसको कॉपी करके दे दिए। अ न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। तो चैट जीपीटी बोलता है एक्चुअली व्हाट यू हैव डिस्क्राइब्ड इज अ प्रोसेस नोन एज बीटा डीके, which is a type of radioactive decay where a neutron within an atomic nucleus is converted into a proton and electron called a beta particle। तो ये कहानी हो गया, है ना। अब अगर इसका बैलेंसिंग आप चेक करेंगे तो ऊपर में देखिए तो 1 है इस साइड में, यहाँ पे 0 + 1 विच इज इक्वल टू 1। नीचे में 0, यहाँ -1 + 1 विच इज इक्वल टू 0, फाइनली 0, है ना। वही बात बोल रहा है कि अब इसको आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि समटाइम्स नेचर क्रिएट चार्ज पार्टिकल्स। नेचर जो है कि चार्ज पार्टिकल्स को क्रिएट करता है,
और न्यूट्रॉन टर्न हो जाता है प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन टर्न हो जाता है प्रोटॉन में एंड एन इलेक्ट्रॉन में। The proton and electron thus created have equal and opposite charges and the total charge is zero before and after the creation। जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ है, अगर पहले इसको देखें न्यूट्रॉन से, तो इन सब का इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है बिफोर एंड आफ्टर क्रिएशन। जितना पहले था उतना ही ऊपर और आपको नीचे बच रहा है। तो ये एक एक्स्ट्रा सा बात था, ठीक है। बहुत जगह पे इसको नहीं पढ़ाते, ऐसे ही उड़ा देते हैं, बट चलिए कोई नहीं। अगला जो बात है यार हमारे पास, विच इज क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में अगर हम आपको एक बार समरी बताएं, तो जो चार्ज होता है ना, बेसिकली पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है। बट पहले हम इसको बोलेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा, तो हम क्या करते हैं, पहले आपको समझाते हैं बुक के माध्यम से, फिर आते हैं अपनी कथा पे। तो experimentally, it is established that all free charges are integral multiples of a basic unit of charge denoted by E. Thus, the charge Q on a body is always given by Q equal to Ne। ये फॉर्मूला काफी काम का है, ब्रह्मास्त्र है इस चैप्टर का, ठीक है। तो इसको आप नोट करेंगे, हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे। इम्पोर्टेंट क्यों बोल रहे हैं तो बताते हैं आपको। बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा एस्टेब्लिश्ड किया गया कि जितने भी फ्री चार्जेस हैं, जितने भी फ्री चार्जेस हैं, ये इंटीग्रल मल्टीपल है किसी न किसी बेसिक यूनिट ऑफ अ चार्ज के, विच इज ई। तो अगर कोई बॉडी पे चार्ज Q है, तो वो Q हम कैसे निकालेंगे? तो n टाइम्स E है। क्या है? n टाइम्स E है। तो इस बात को पहले तो आप अंडरलाइन कीजिए कि इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट ऑल फ्री चार्जेज आर इंटीग्रल मल्टीपल्स of a basic unit of charge denoted by the charge Q on a body is always given by Q equal to Ne। अगर यार हमको इस बात को ऐसे समझाएं आपको, आइए तो देखते हैं। आ जाओ खुल जाओ भाई, ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए ना कि यार ये बॉडी है मेरे पास, ठीक है। इस बॉडी के ऊपर में बहुत सा चार्ज रखा हुआ है। ये टोटल चार्ज हम इस बॉडी के ऊपर बोल रहे हैं कि इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज, अगर हम इसको बोले यार कि इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज है Q, तो ये कितना है Q? तो अगर हमको किसी को बताना होगा तो n टाइम्स E, मतलब ना E का इंटीग्रल मल्टीपल, n इंटीजर है, यहाँ पे कितना है n का वैल्यू 1 2 3 4, 4E, ठीक है। तो यही ये फॉर्मूला है Q इक्वल टू Ne। चलिए देखिए तो जहाँ पे n कोई इंटीजर है, वो पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। दिस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज द चार्ज डेट एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरी। ये जो बेसिक यूनिट है चार्ज का, ये वो चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या करते हैं, कैरी करते हैं, ठीक। अच्छा, अगर हम कन्वेंशन से बताएं, सोच से बताएं, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू बी नेगेटिव, therefore charge on an electron is written as minus C and dot on a proton is plus C। मतलब कि कन्वेंशन से ऐसा बोल दिया गया, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव है, इसीलिए उसको माइनस ए लिखते हैं। और प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, इसीलिए हम उसको प्लस ए लिखते हैं, ठीक है। द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई इज टर्म्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब आपको अगर किसी को बताना हो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि वह फैक्ट कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू है, वह हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा ई का। इसी बात को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। इसीलिए हम आपको बोले थे कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये इम्पोर्टेंट है, इसी फॉर्मूला को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, ठीक है। चलिए, बोल रहा है कि देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशंस इन फिजिक्स वेयर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटाइज्ड। The quantization of charge was first suggested by the experimental law of electrolysis discovered by English experimentalist Faraday। It was experimentally demonstrated by Millikan in 1912। बोल रहा है
कि बहुत से लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशंस हैं और फिजिक्स में जहाँ पे कि सर्टेन कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो है कि वो क्वांटाइज्ड है, और जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो सबसे पहले सजेस्ट किया गया था किसके द्वारा, तो एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, जिसको कि डिस्कवर करते हैं अंग्रेज साइंटिस्ट होते हैं, एक्सपेरिमेंटलिस्ट होते हैं, जिनका नाम होता है फ्राइडे, आगे पढ़ना है इनके बारे में। और इट वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मिलिकन, और मिलिकन के द्वारा ये 1912 में भी एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया गया। इस वाले पार्ट से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए हम इस पे इतना ज़्यादा जोर नहीं दिए, ठीक है। बट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जो हम आपको ऊपर बताएं उस पर हम आपको जोर दिए हैं। अगर हम एसआई यूनिट में बात करें तो एक इन द इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई का मतलब क्या होता है यार, तो एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बात करें तो अ यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड ए कूलम्ब। एक यूनिट चार्ज को, अ यूनिट ऑफ चार्ज, एक यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कूलम्ब बोलते हैं। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो मेरे भाई सिंबल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अ यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड ए कूलम्ब एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल सी, ठीक है। अच्छा, कूलम्ब, अब जो कूलम्ब है उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो a coulomb is defined in terms the unit of the electric current which you are going to learn in a subsequent chapter। बोल रहा है कूलम्ब को जो डिफाइन करेंगे टर्म्स में इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट में, जिसके बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर हम डेफिनेशन के टर्म में बात करें तो 1 कूलम्ब इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड इफ द करंट इज 1 एम्पियर। देखिए इस बात को पहले आप अंडरलाइन कीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं क्या है कि एक कूलम्ब चार्ज क्या बोल रहा है आपको, कि एक कूलम्ब चार्ज कितना होगा, तो 1 कूलम्ब इज द चार्ज फॉलोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड इफ द करंट इज 1 एम्पियर। जैसे मान लीजिए ना, ये वायर है, क्या है यार, ये वायर है, ठीक है। इसको हम वायर मान लेंगे। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है तो ड्राइंग पे फोकस नहीं कि इधर पतला इधर मोटा बना दिया है ना, बट ये वायर है फिलहाल। तो एक कूलम्ब चार्ज हम किसको बोलेंगे, तो 1 कूलम्ब वह चार्ज होगा। 1 कूलम्ब चार्ज हम कब बोलेंगे, जैसे वन, इसको आप ऐसे लिखो है ना, प्लस में 1 कूलम्ब, ठीक है। तो 1 कूलम्ब कब बोलेंगे, जब इस वायर से फ्लोइंग थ्रू वायर 1 सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में चार्ज फ्लो कर जाए और करंट कितना रहे, 1 एम्पियर करंट रहे। 1 कूलम्ब इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए वायर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में फ्लो कर जाए और करंट 1 एम्पियर है, तब हम इसको 1 कूलम्ब बोलेंगे। और क्या बोल रहा है, सी चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11 फिजिक्स टेक्स्ट बुक पार्ट 1 इन द सेशन। और ई का जो वैल्यू है इसके बारे में बता रहा कि 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम्ब है, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू, तो 1 कूलम्ब ये चीज है। अच्छा, इसके बाद एक बात क्या बोल दिया कि दस देयर आर अबाउट 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन अ चार्ज ऑफ -1 कूलम्ब। देखिए, तो इस बात को हम आपको समझाते हैं। पहले ये जो बात लिखा है इस कथा को हम आपको समझाते हैं। जैसे ना मेरे भाई, अभी जो आप फॉर्मूला पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए, Q इक्वल टू एन ई। अगर हम आपसे पूछें कि एक कूलम्ब में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो n इक्वल टू आप क्या बोलेंगे कि भैया n इक्वल टू क्यू अपॉन ई, जो कि बेसिक मैथ्स है, ये चीज आप लिख सकते हैं। अच्छा, क्यू कितना है, हम आपको बोल रहे हैं कि 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब बोल रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे n इक्वल टू लिख देते 1 कूलम्ब। और ई का वैल्यू हम यहाँ से लिखते हैं 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम्ब लिख दी। क्या हम कूलम्ब से कूलम्ब को काट सकते हैं, तो हाँ भाई काट सकते। ये डेसिमल जब उड़ाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10, और ये 10 के पावर माइनस 19 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो +19। हम एक जीरो इधर से कैरी कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं 10 के पावर 18 डिवाइडेड बाई 16। तो 16 छक्के कितना होता है, 96, 16 छक्के 96 है ना। और बच गया कितना, 4, तो 16 दूनी 32, 6.2 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आया यहाँ से n का वैल्यू। अब इसी 1 कूलम्ब प्लस में को माइनस में हम लिख देते हैं, -1 कूलम्ब लिख देते हैं, तो ये जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 6.2 ही आएगा, मीन्स 6 आएगा, नियर टू 6 आएगा, है ना। तो यही बात ये बोल रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 6 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन से -1 कूलम्ब चार्ज में। अब नंबर तो नेगेटिव आप नहीं ना बताओगे, है ना।
अच्छा, इस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज ऑफ दिस लार्ज मैग्नीट्यूड आर सेल्डम एनकाउंटर्ड। अब ये बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज है, इतना बड़े मैग्नीट्यूड को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्योंकि चार्ज एट रेस्ट का कहानी होता तो हम लोग इसको एनकाउंटर्ड कर देते। तो यहाँ पे जो स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर यूनिट में क्या क्या है यार? तो स्मॉलर यूनिट में है माइक्रोकूलम, जिसका मतलब होता है 10⁻⁻6, और एक है मिलीकूलम, जिसका मतलब होता है 10⁻³ है ना? तो ये चीज़ों को हम लोग यहाँ पे लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक चार्जेस इन द यूनिवर्स, all the observable charges that have to pay integral multiples of E. Thus, if a body contains N1 electrons and N2 protons, the total amount of charge on the body is N2 into E plus N1 into minus E. ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को केवल बेसिक चार्जेज मान लें इस यूनिवर्स में, तो जितना भी चार्ज आपको दिखता है, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वो ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी बॉडी के ऊपर N1 इलेक्ट्रॉन है और N2 प्रोटॉन है, तो जो टोटल अमाउंट होगा चार्ज का, वो N2 प्रोटॉन इंटू ई प्लस N1 इंटू माइनस ई। ठीक है, मीन्स N2 माइनस N1 इंटू ई। बेसिक मैथ से दिखाते हैं आपको हम, पहले इसको अंडरलाइन कीजिए या हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को आप हाईलाइट कीजिए, काम की बातें हैं। ठीक है, देखिए ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर N1 इलेक्ट्रॉन है और N2 प्रोटॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या हम इलेक्ट्रॉन को माइनस से लिख सकते हैं, प्रोटॉन को प्लस से लिख सकते हैं। तो N1 इंटू माइनस ए प्लस N2 इंटू प्लस ए। हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं? तो हम E को कॉमन ले लेते, यहाँ से क्या आ जाएगा, हम N2 को पहले लिख देते और N1 यहाँ पे माइनस लिख देते, तो N2 माइनस N1 इंटू ई। यही चीज तो है, जहाँ पे N1 और N2 क्या है, इंटीजर है, और इनका जो डिफरेंस है वो भी इंटीजर होगा। ठीक है, that the charge on any body is always integral multiple of E and can be increased or decreased also in steps of E। ठीक है, तो जो अगर किसी बॉडी के ऊपर आप चार्ज को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो वो भी E के टर्म में ही बढ़ेगा या घटेगा। The step size E is however very small because at the macroscopic level we deal with charges of few microcoulomb। स्टेप साइज का क्या मतलब होता है यार? स्टेप साइज का मतलब होता है स्मॉल साइज। क्या होता है? स्मॉल साइज। ठीक है, the step size E is however very small because at the macroscopic level we deal charges of few microcoulomb। At this scale, the fact that charge of a body can increase or decrease in units, सॉरी मैक्रोस्कोपिक लेवल है यार। दो टाइप का लेवल होता है, एक माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, और मैक्रो मतलब क्या हो गया, बड़ा, मतलब बड़े लेवल का। ठीक है, तो जब आप बड़े लेवल के चार्ज की बात करते हैं, तो एट दिस स्केल द फैक्ट दैट चार्ज ऑफ ए बॉडी कैन इंक्रीज और डिक्रीज इन यूनिट्स ऑफ एज नॉट विजिबल। तो ये तो काफी छोटे लेवल की बात थी ये। अब बड़े लेवल के केस में तो ये वाला नहीं होगा, ई के टर्म्स में हम लोग नहीं लेते हैं। In this respect, the grainy nature of charge is lost and it appears to be continuous। तो जो ग्रेनी नेचर, छोटा नेचर होता है चार्ज का, वो खत्म हो जाता है और ये कंटिन्यूअस आपको देखने लगता है। और इसके बारे में बोल रहे हैं कि आप पुराने क्लास से इस चीज को समझिए कि द सिचुएशन कैन बी कंपेयर्ड विद द ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट ऑफ पॉइंट्स एंड लाइन्स। अ डॉटेड लाइन व्यू फ्रॉम अ डिस्टेंस अपीयर्स कंटिन्यूअस। जैसे कि कुछ ऐसा लाइन है, ऐसा 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 ऐसा, तो ये आप बहुत दूर से देखेंगे तो आपको ये सीधा लाइन दिखेगा, है ना? एक्चुअल में तो ये लाइन नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही सा केस यहाँ पे है कि जो छोटे छोटे यूनिट के चार्ज होते हैं वो ग्रेनी नेचर होते हैं, स्टेप साइज होते हैं। तो जब हम बड़े लेवल की बात करते हैं तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं, मतलब वो दिखते नहीं है ना? तो वो मतलब लोस्ट कर जाते हैं। ठीक है, अच्छा। As many points very close to each other normally give an impression to a continuous line। Many a small charge taken together appear as continuous charge distribution। और बहुत से छोटे से चार्ज को जब आप ले लीजिएगा तो आपको वो क्या दिखाई देगा कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अच्छा। अगर हम मैक्रोस्कोपिक स्केल, बड़े लेवल की बात करते हैं, तो वन डील विद चार्जेस दैट आर इनॉर्मस कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड, क्योंकि ई का जो वैल्यू है वो इतना है। ठीक है, अच्छा। एक यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम आता है, देखो यहाँ का जो लाइनिंग था ना, बहुत काम का लाइन नहीं है, कोई इससे एग्जाम में आपको नहीं पूछने वाला। जहाँ जहाँ मेन मेन है वहाँ वहाँ हम आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, जनरली जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको दिक्कत आता है कि अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड से 1 माइक्रोकूलम। देखना ई का जो वैल्यू है वो कितना है, तो ई का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है, अच्छा।
और 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू कितना होगा, 10 के पावर माइनस के 6 कूलम, यही होगा ना। तो यही बोल रहा है कि अगर हम इससे इसको कंपेयर करें, 10 के पावर माइनस 6 और 10 के पावर माइनस 19, इस दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, 10 के पावर 13। जैसे मान लीजिए कि दो कर्जदार व्यक्ति है, एक के ऊपर -6 रुपया का कर्जा है और एक के ऊपर -19 रुपया का कर्जा है, तो बड़ा कौन हुआ, बड़ा तो ये वाला हुआ क्योंकि इसके ऊपर कम कर्जा है। कितना कम कर्जा है, तो 10 के पावर 13 टाइम्स कम कर्जा है। ये बेसिक मैथ है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि a charge of magnitude say 1 microcoulomb contains something like 10 to the power 13 times the electronic charge। मतलब ये वाला जो चार्ज है इससे 10 के पावर 13 टाइम्स से ज्यादा है। At this scale, the fact that charge can increase or decrease only in units of age not very different from saying that the charge can take continuous value। यहाँ पे जो हम बोलेंगे ना कि चार्ज यूनिट्स ऑफ ई में इंक्रीज और डिक्रीज करता है, तो ये बात थोड़ा सा सही नहीं बैठेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसकी बात नहीं करते मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। इसीलिए बोला गया है कि दैट एट मैक्रोस्कोपिक लेवल जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है हैज नो प्रैक्टिकल कंसीक्वेंस एंड कैन बी इग्नोर्ड। मतलब ये बात आपके काम का था कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करता है, ठीक है। अगर हम इसको एक बार हम बोले, इतना जो हम बात पढ़े हैं कचरा किए हैं, ठीक है, तो अगर हम इस बात को बोले कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, अगर हमसे आप पूछोगे एक लाइन में कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, तो ये वैलिड कहाँ पे है, तो ये वैलिड है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। माइक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे वैलिड है क्या, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये क्या है, ये वैलिड नहीं है, ठीक है। However, at the microscopic level, where the charges involved are of order of a few tens or hundred of V, that is, they can be counted. They appear in discrete lumps. Discrete lumps का क्या मतलब हुआ, छोटे छोटे से पैकेट में। And quantization of charge cannot be ignored. It is the magnitude of a skull involved that is very important, ठीक है। तो यही मेन आपके काम का था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वैलिड है, मैक्रोस्कोपिक पे नहीं वैलिड। क्वेश्चन को यार अभी हम छोड़ रहे। अभी जो हमारा अगला सा टॉपिक है, ये है कूलम्स लॉ। क्या है अगला जो टॉपिक है हमारा, ये है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ को अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं क्योंकि यही वीडियो आपका काफी लंबा हो चुका है।